नमस्कार, चैनल 24+ न्यूज की इस खास मुलाकात में मैं आपकी होस्ट ओदो शिल्पा एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जिंदगी अपने लिए जीना कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जिंदगी अगर दूसरे के लिए जी जाए तो फिर वो बेहद मायने रखती है। अपने लिए सब सोचते हैं, लेकिन जब आप दूसरों के लिए कुछ सोचे तो फिर उसकी परिभाषा बदल जाती है। और कहा जाता है ना कि इंसान अगर अपने अलावा अपने समाज के बारे में सोचे तो फिर उस समाज से जुड़ा देश हमेशा आगे बढ़ता है। आज हम आपको खास मुलाकात में कुछ ऐसे व्यक्तित्वों से मिलाने वाले हैं जो आपको बताएंगे कि वो अपने लिए नहीं बल्कि अपने समाज के लिए सोचते हैं। जोधपुर में रहकर जोधपुर के लिए सोचते हैं, उसके आसपास के बारे में सोचते हैं। आज हम आपको एक एनजीओ से रूबरू करवाने वाले हैं, अपना शहर फाउंडेशन। ये ओवरऑल डेवलपमेंट पर जोर देती है। उनके कहने का तात्पर्य ये है, उद्देश्य ये है कि वो सिर्फ अपने लिए या किसी और के लिए नहीं, पूरे जोधपुर शहर का डेवलपमेंट चाहते हैं। और ये एनजीओ एक ऐसी संस्था है जो सिर्फ जोधपुर में नहीं, आपको सभी जगह मिलेगी। आज उसके कुछ खास भाग हमारे बीच में आए हैं। उन पार्ट से मैं आपको बात कराऊंगी जो कि आपको बताएंगे ये एनजीओ क्या है, कैसे काम करती है और इनका अचीवमेंट क्या रहा है, इनका टारगेट क्या है। तो चलिए स्वागत करते हैं इस एनजीओ से जुड़े कुछ खास भागों का, कुछ व्यक्तित्वों का, कुछ परिभाषाओं का। सबसे पहले यस सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शीतल भट्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और क्या कहूँ, विदेशी व्यक्तित्व, आपका भी फैन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। जब मैं इस एनजीओ की बात कर रही हूँ और मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ दर्शकों को कि एनजीओ क्या है, तो सर आपसे बेहतर कौन होगा जो हमें ये बताएगा कि एनजीओ क्या है, इसकी क्या परिभाषा है? मैं अगर इसको शब्दों में परिभाषित करना चाहूँ तो ये एक भावना ही है जिसने एक रंग रूप ले लिया है कि हम युवा हैं, हम इस देश का आने वाला कल हैं, या हमारे जो छोटे भाई बहन वो आने वाला कल है। तो ये एक सोच है, ये एक शुरुआत है कि हमें लालच की तरफ ना देखकर, मैं की तरफ ना देखकर, जो इंसान के लिए इंसान की प्रति या इंसान के लिए इंसान जानवर की प्रति जो एक भावना थी जो हमारे समाज में शुरू से मैं अपने बड़े पढ़ाते आए हैं, वो कहीं खोती जा रही, तो उसे वापस लाने का एक तात्पर्य है हमारा ये तात्पर्य है कि एनजीओ की जो शक्लें बदली गई है उनको समाज सेवा से एक बिजनेस स्ट्रक्चर के अंदर बना दिया गया, तो उस छवि को वापस लाया जाए, लोगों का भरोसा वापस जीता जाए, युवाओं को जोड़ा जाए कि वो अपने लिए तो करें, करियर इज द फर्स्ट थिंग कि उनको ध्यान देना चाहिए, बट उसके अलावा भी अगर वो अपनी जिंदगी में कुछ करे, अगर समय मिले तो अपने साथ वाले, अपने अड़ोसी पड़ोसी या आसपास के बच्चों के लिए कुछ करते रहें। तो इसी सोच को हम लोगों ने इकट्ठा किया, मित्रगण इकट्ठे हुए, काफी एनजीओ के साथ काफी मित्र काम कर रहे थे, कहीं पर कुछ करते थे, कहीं पर कुछ करते थे। तो हम लोगों ने सोचा यार अगर एक दूसरे की मदद करना चाहें तो भी कहीं पर लैप्स आ जाता था। तो हम लोगों का हम एक मंच बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं, जिसके अंदर अगर आपको मन है कि हमारे पास ये प्रोजेक्ट हम ये करना चाहते हैं, तो हम तीन जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं वो भी आपका साथ तो दे ही सकते हैं। तो एक म्यूचुअल कंसर्न, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाकर युवाओं को आगे बढ़ाना, युवाओं को साथ लाना और देश के लिए कुछ करना, क्योंकि हमारा देश और लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है, उस शहर के लिए, जैसे हम अपना घर कहते हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की है। फॉर एग्जांपल मैं पूछूं कि अगर ये एनजीओ ऐसे क्या काम कर चुकी है जो डिफाइन करते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट में ये सब आता है, तो ऐसे कौन कौन से अचीवमेंट्स? हमने शुरुआत करी थी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था रेड एफएम के साथ में, जिसका था पोस्टर हटाओ क्लियर दिखाओ। वो कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता। कॉन्सेप्ट ये था कि क्योंकि हम किसी रास्ते से जा रहे, छोटा सा भाग ये कि रास्ते से जा रहे हैं और हमें लोगों से तो भी रुक के ये पूछना पड़ रहा है आजादी के 70 साल बाद भी कि भाई साहब ये रास्ता किधर है। सरकार ने, गवर्नमेंट ने साइन बोर्ड्स दिए हुए हैं, सरकार ने, गवर्नमेंट ने पूरा आपको रूपरेखा दे रखी है, तो उसको क्लियरली दिखाना, उसके बारे में समझाना कि आप साइन बोर्ड से भी जा सकते हैं, यू नीड नॉट टू ब्रेक दी ट्रैफिक रूल्स, या आपको रुकने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत। तो एक छोटा सा स्टेप वहां से था। उसके बाद में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लिया लेडीज फर्स्ट वाला, उसके अंदर काफी सारे हम लोगों ने मार्शल आर्ट ट्रेनर्स को लेकर आए, जुम्बा ट्रेनर्स को लेकर आए, प्लस कपल ऑफ लॉयर्स दैट वी हैड, इनक्रेडिबल लॉयर आई टेल यू, कि उन्होंने बहुत अच्छे से उन लेडीज को खास करके वो ज्ञान दिया कि उनके लीगल राइट्स क्या हैं, अगर उनको इलीगली कोई ट्रीट कर रहा है तो उनको लीगली क्या जवाब देना है। और उसी रास्ते में मेरे साथ काफी काफिला जुड़ता चला गया। हम 9 जनवरी से शुरू हुए थे, आज राजस्थान में 40,000 हो गए हैं, 7 स्टेट में एक्सपैंड कर रहे हैं। और सबका मोटो यही है कि अगर कोई बच्चों के लिए करना चाहता है, जैसे हम लोग फैंटास्टिक 50 करके एक प्लान चलाते हैं जिसमें प्रॉपर 50 बच्चों को सालाना, जो कि प्रॉपर स्लम से आते हैं, बाइफोकेटेड आईक्यू लेवल टेस्ट के ऊपर, उनको हम लोग प्राइवेट एजुकेशन में लाने की कोशिश करते हैं। प्लस उसके अलावा जो बच्चे बच गए उनको प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो मैं जहां तक समझता हूं कि भाई एक प्रॉपर पाइपलाइन में ही चलता है। तो अगर बच्चे को बताना है कि मैं पढ़ा लिखा हूं तो उसको एक सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, एक रिजल्ट दिखाना पड़ता है, या उसको एक मान्यता चाहिए कि भाई मैं पढ़ा लिखा हूं। तो ये जो बस्तियों में जाके पढ़ाना, समझाना, ये भी बहुत एक अच्छा काम है आप कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो बच्चा पाइपलाइन में नहीं आएगा
तब तक वो डेवलपमेंट के सेक्टर में नहीं आएगा, जब तक उसका अस्तित्व नहीं बन रहा है, जब तक आप उसको आगे नहीं ले जा सकते। रही बात दूसरा प्रोजेक्ट जो हमारा महिला बचाओ, विमेन सेफ्टी एंड चाइल्ड सर्वाइवल, जो कि महिलाओं के लिए तब करा जाता है जैसे क्योंकि उमेद हॉस्पिटल में हमने 2-3 बार ड्रिल करी है, तो क्लीनलीनेस राइट्स होती है इसके अंदर हम लोग कोशिश करते हैं कि उमेद हॉस्पिटल के आसपास में जो ठेले वाले हैं उनको डस्टबिन दे दें, जो भी वेंडर्स हैं उनसे हम लोग कोऑर्डिनेट करें कि आप डस्टबिन में अपना कचरा दिखाएं। नगर निगम गाड़ियों वालों से हम लोग अपील कराते हैं वहां पर कि जो भी अगर आपको कचरा पड़ा हो भी मिल जा रहा है तो 2 मिनट रुककर आप फावड़े से उठा सकते हैं, नहीं तो आप हमारे वॉलंटियर को साथ ले ले, वो कर देगा आपके लिए। और ये जो छूत अछूत की जो भावनाएं हैं बच्चों में आ रही है, अब बढ़ गई है, क्योंकि वो बच्चे घर से कभी बाहर नहीं जा रहे। स्वच्छता के प्रति जो प्रेम हमारे प्रधानमंत्री साहब लाए हैं, वो चीज हमारे बड़े ने तो हमको पहले भी सिखाई थी। बिल्कुल सही बात। आने वाले समय के साथ हम भूल गए जो भी चीजें हमारे, अगर इतिहास को उठाकर देखें तो इतिहास में हमको यूं सोने की चिड़िया या ज्ञान का रूप नहीं कहा जाता भारत देश को। बिल्कुल सही बात। उसने दिया है ज्ञान, वेस्ट तो ले रहा है हमसे ज्ञान, और हम क्योंकि हमको ईस्ट बहुत पसंद है तो हम उस ईस्ट की तरफ बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अच्छा, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं। देखिए, अगर कोई क्लब है या कोई ग्रुप है जो काम करता है कि हम ऐसी एनजीओ जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को फॉलो कर रहे हैं, सफाई पर हमारा जोर है, तो एक टारगेट सेट है कि हमें इस पे चलना है, हमें आसपास जो दूसरे मैटर्स है उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन ओवरऑल का मतलब होता है आपको सब जगह काम करना है, सब पे टारगेट रखना, अटेंशन रखना, तो ये मुश्किल नहीं होती करने में? ये नींदें उड़ाने वाला काम है बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है, पर मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे व्यक्तियों से या जो हमारे जो टीम फैमिली है, मेरा शहर फाउंडेशन की फैमिली, ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला जिन लोगों ने अपना काम भी किया, अपने आप को भी आगे बढ़ाया, और समय के साथ, क्योंकि आज मॉडर्न जमाना है, आप नई मॉडर्न चीजें आ रही है आपके पास, उनका उपयोग करते हुए इस पूरी प्रणाली को एक चेन प्रोसेस में करती है। तो इसमें पहला थॉट प्रोसेस ओवरऑल डेवलपमेंट पे ये हो जाता है कि अगर कोई व्यक्ति, पहली बात तो ये जरूरी नहीं कि एनजीओ वाले ही अपना प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, हमारा एक वॉलंटियर भी उठकर हमको एक प्रोजेक्ट दे सकता है, पूरी कमेटी उस पर बैठती है, वो वॉलंटियर के साथ टीम बैठती है, प्रैक्टिकलिटी पता करी जाती है कि ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता है तो उसको करने के तरीके क्या है, बजट क्या है, क्योंकि हम लोग विदाउट फंड काम करते हैं, जीरो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये और भी बड़ा चैलेंज हो जाता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट में काम कैसे करें। तो गवर्नमेंट प्रणालियों का प्रयोग लेना, गवर्नमेंट प्रणालियों को घर घर पहुंचाना, और बीच में जो धांधलीबाज है उनका थोड़ा बाइफोकेशन ऑन ग्राउंड ही कर देना। कुछ नहीं लगता, सिर्फ 2 शब्द लगता है कि यार या तो आप ये काम करा दें जो कि सरकारी रूप से सही है, नहीं होता है तो फिर हम PIL हमारे पास है, हमारे पास कई सारी कानूनी पचड़े हैं जो हम पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं लगता है हमको, जब पेरवी आएगी तब जाएगी। लेकिन क्योंकि हमारे देश का मुद्दा आ जाता है कि यार हम चाहते हैं कि कोई तरक्की हो, हमारा नाम वापिस उस स्वर्ण चिड़ियाओं के देश में शुमार हो, तो उसके लिए तो हार्डवर्क जरूरी है, और चल रहा है धीरे धीरे कर रहे हैं। यूथ इतना पावरफुल हो चुका है, देखिए अपने बलबूते कुछ ना कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए और देश के लिए, और शुरुआत कर चुके हैं, और उसका बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल मेरे सामने है। लेकिन यश, मुझसे आपको एक और सवाल पूछना है। आपके बगल में जो बैठी शख्सियत है वो फिरंगी है, आप तो नहीं कह सकते फिरंगी है, लेकिन मैं पहले आपसे उनके बारे में जानना चाहूंगी और आपका उनसे कैसे जुड़ा हुआ ये जानना चाहती हूँ। देन आई आस्क सम क्वेश्चन टू कैरन। ओके, कैरन एक सौभाग्य की तरह है जी, और इन्होंने कोई मोटिवेशन नहीं दिया, कोई करियर ओरिएंटेशन नहीं दिया, या कोई प्रोग्राम नहीं दिया हमको। इन्होंने हमारे अंदर शर्म जगा दी। मैं ये खुला कहता हूँ और ये मैं सबके सामने कहता हूँ हर बार कि इस आदमी ने मेरे मन में शर्म जगा दी कि आजादी के 70 साल बाद भी एक अंग्रेज मुझे सिखा रहा है कि मुझे मेरे देश में कैसे काम करना, मुझे मेरे देश की धरोहर की अहमियत मुझे एक अंग्रेज समझा रहा है। ये वो आदमी है जो अपने देश को छोड़ के हमें वापस बताने आया कि तुम हो, पर मैं बता रहा हूं क्यों। कैरन ने वो मेंटरशिप दी हमको, वो ज्ञान दिया। मुझे भी बावड़ियों के बारे में ज्ञान नहीं था, मुझे भी अपनी इन्वायरमेंट के बारे में उतना ज्ञान नहीं था जितना इस व्यक्तित्व से मुझे मिलने के बाद पता चला। मुझे आज तक ये नहीं पता था हमारे जोधपुर में 152 से ज्यादा बावड़ियां हैं। मुझे ये नहीं मालूम था कि चांदपौड़ के क्षेत्र में जब अपन उतरते हैं नीचे तो 6 बावड़ियां 10 बावड़ियां तो अपन वहीं देख लेते हैं जी। पर मुझे ये भी नहीं मालूम था कि लोग इतना निर्लज है कि उन बावड़ियों को भी अपना कहते हुए शर्माते नहीं और लोगों को दिखाने से बचाने कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर आप काम ना करें। तो हमारा जुड़ाव इनसे ऐसे हुआ कि हमारा एक वॉलंटियर था निखार रामनानी करके, तो वो उनके साथ पहले काम कर चुका था, तो वो हमारे साथ बैठे थे और उन्होंने बताया कि सर ऐसा ऐसा कुछ होता है। मैं क्या यार मैं मिलना चाहूंगा, यार क्यों नहीं मिलना चाहूंगा, बिल्कुल। तो हमारी मुलाकात हुई एक चाय की दुकान है घंटाघर के अंदर, तो वहां पर हम लोगों ने बैठ के डिस्कशन किया। फिर अंकल कैरन को हम लोगों ने समझा कि इनका काम करने का तरीका कैसा। मैं बहुत स्लो किस्म का आदमी या मेरी टीम भी बहुत स्लो किस्म की है कि हम लोग पहले देखते हैं काम खो कैसे रहा है। जी। अगर आप चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं और घुस जा रहे हैं
तो ये तो वो हो गया कि एमबीबीएस में आपका एडमिशन हो गया और आपने कल ऑपरेशन कर दिया। तो हम लोग इनके साथ बैठे, इनको समझा, इनके काम करने का तरीका समझा। फिर क्योंकि इनको मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट और इंटैक्ट पहले से ही सपोर्ट कर रहा था, तो उसमें हम लोगों की भागीदारी ये हो गई कि हम अपनी तरफ से जोधपुर का यूथ कैसे इनकी तरफ डाइवर्ट कर सकते। जी जी। तो फिर उसके बाद तब से हमको दूसरा साल चालू हो गया। सोच जो प्रोजेक्ट उसके बाद हम लोगों ने क्रिएट किया, उसका नाम रखा सेविंग आवर सिटीज हेरिटेज। सोच, सब चीजें जो भी करते हैं या होने वाली होती है वो सिर्फ एक सोच से शुरुआत होती है। तो वो जो सोच की शुरुआत थी वो शायद इस प्रोजेक्ट के लिए अंकल कैरन ही थे। हेलो कैरन, वार्मली वेलकम इन आवर शो खास मुलाकात इन चैनल 24 न्यूज़ प्लस। Well, I should tell you maybe a little bit about my own background. I come from a family of people who worked within the Raj. My grandfather was a railway engineer who built the Bombay to Baroda railway. So they were linked to India, and they talked throughout my upbringing about India as a place, a special place, where they would talk about Kashmir and so on, where they used to spend their holidays, and it was a wonderful and exotic place. So I was always drawn to India for, I think, one of those reasons. And the music, I love the music of India. Especially the real music, not the pipe music that comes on those mega speakers. That I hate. More than words can express. That is a truly terrible aspect of Indian culture, which has now become part of the culture. But I came here and I wanted to do something for India that would bring about a better realization of how precious our little planet is. And, you know, when I talk like this, I've lived through a long era of nuclear weapons. We've had nuclear weapons in Europe. I fought against nuclear weapons all my life because they are the most inhuman, unjustified, criminal effort by governments to terrorize their own people. And this is what the West has been doing to itself, to its neighboring countries, and it's spread that disease around the world for a long period. And I saw this as a crisis. A great danger lies over the world, that we will actually obliterate ourselves off this planet with the stupidity that has existed in the military and the political fields. Now, I might sound like an anarchist or a person who doesn't like government in any way, but I am actually in a way working for government by cleaning the Boweries. We've cleaned, I think, about 10 altogether now. And I started with Mailabag Jalra, which is a very beautiful one. It's rather neglected because it's not quite on the tourist circuit, so to speak. There is Tunjiga Jalra, which is very beautifully maintained by the Rush Hotel, and that I've always felt that was a great example of what a Jalra is, a water harvesting system. Now water, as we all know, and we take it for granted, that water is the most precious element in the universe. No planet can harbour life without water. And our water resources, in a great crisis that is unrecognized, are depleting very fast, particularly in India. We're losing our clean waters. You know, you have Mr. Modi struggling to try to clean the Ganga, and then you have Sadhguru trying to bring about awareness by long marches to bring awareness about rivers and the water systems that are contaminated and being misused by industry and by farming to pour their chemicals and their poisonous substances in. These rivers are now no longer drinkable, they're no longer usable. In many cases they don't even harbour fish any longer. So the health of these rivers is all at stake now, and the water resources of India are declining very fast, and people don't understand this. The water tables are going down because everyone is drilling for water to try to get enough water to produce the crops that are needed. They're drilling deep into the earth, sometimes 1,000 feet, just to get decent water. And that water becomes saline at those depths. So a lot of the water is being used, it's poisonous to the crops. So it's no longer safe to use. And if we go on like this, when there comes a dead end point, when we're no longer able to produce enough food for the people that this huge country is generating. And we have to start thinking much more seriously about these issues. And I'm afraid the media needs to take a much more firm line to generate real awareness amongst the population about what is happening. And I feel one of my brothers is dying at the moment.
And he's dying from an illness which my brother, one of my other brothers, I have 4 brothers, he described it as a feeling that the world is destroying itself. And his own body has gone into a state of collapse, and his nervous system no longer works. And it's like a suicide. He's actually killing himself because he feels the world is being destroyed by our industrial economic system. This is actually the engine that is destroying our planet at the moment. And I do this little thing with water, because water is the most valuable essence of life that we have in this world that we all know. This is the most valuable essence, and I can't write poetry, I can't sing a song that will entertain everyone, but I do that little job that I feel I can bring these places back into their glory and show them full of fish, full of wildlife like bats and pigeons and all the life that gravitates towards water naturally, and children will learn to swim in these places. So they're beautiful places, they're harmonious places, and they're miracles of engineering and design, built by women mostly. They were built by princesses and queens of Jodhpur. Karen, I'll ask one question. Everybody have their inspirations in their fields, and they want to become one other person. What is your inspiration? How you inspire to came in this field, in this sector? Well, I was working in Pakistan for many years in schools as a teacher. I taught English and I taught the environment. I was teaching, we were using clay as a modelling material, because I'm an expert in ceramics. I'm a ceramic craftsman and artist. So I use clay to elaborate ideas about the environment, to show how an irrigation system works, to show how a building is put together, to show the different cultural aspects of a society and so on with clay, and making animals and houses and villages and all these sort of things can be done with clay. And it's a more realistic material than paper in many ways, because it's 3-dimensional. And children think really realistically in 3 dimensions, not in 2 dimensions. But we force them to think in 2 dimensions, and that is one of the great limits of our society in a way, that we make our children stop thinking 3-dimensionally. And so if they think 3-dimensionally, they're more creative. I think that's more natural. It's more human. And so, I would like to see education turning away from its present preoccupation with the written word, and more towards experiential types of education, where children are exposed to realities that are important. Like the reality of water, the reality of clay, the reality of wood, natural materials, and how to grow plants, how to live within the boundaries of nature healthily, and understand that you are part of nature. You're not separate from it. It's not just a tool to play with, as we are presently teaching. It's actually the very essence of what we are, nature. And this is what we need children to recognize again and again and again in their education. Not just have it in a sort of book where they will learn all the animals are our friends and so on. We have to learn that we are animals. We're part of this whole marvelous ecosystem that is the world we live in. And we need to give this reality again and again back to children who know it anyway. But they need to rediscover it again and again, as we do as adults. We also have to rediscover our own link to nature. And only if we have that will we be healthy human beings. Only if we rediscover this will we be able to partake of the world we live in without destroying it. Because that's what we're doing at the moment. Our industrial machineries, the military, the massive resources that are squandered and wasted, not on human development, but on things that have no relevance for the 99% of us who have to live our lives peacefully and fruitfully to bring our families up and so on. You are so positive about that, and you are so much conscious about society, and this is the very biggest thing. Every person have these kind of thoughts, तो आप किसी भी समाज को बदल सकते हैं. Thank you so much. एक छोटा सा one more question I will ask you. Do you love Jodhpur? Do you like Jodhpur? I like Jodhpur, yes. What is exactly you like in Jodhpur? I like its craziness. Which type craziness? Every type of craziness. Dance, singing, khana. Mad cows, crazy dogs,
out of the way people, everything is here in Jaipur. That's very good. Thank you so much, Karen. एक और चेहरा हमारे साथ खूबसूरत, शीतल। शीतल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप तो काफी यंग हैं और जिस तरह आप काम करी, यूथ आइकन हमारे बीच यश भी बैठे हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ आप कैसे इस एनजीओ से जुड़े और क्या ऐसी चीज थी जिसने आपको इंस्पायर किया कि आपको इसमें वक्त देना चाहिए? आपको कैरन ने बताया एजुकेशन फील्ड, तो मैं उससे जुड़ी हुई हूँ और बच्चों के साथ मैं जब काम करती हूँ तो मुझे लगता है कि वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, लेकिन हम लोग शायद, मैं जिस तरीके की इंसान हूँ, मैं पढ़ाई से ज्यादा उनको कुछ देना चाहती हूँ, तो वो मैं दे रही थी और अच्छे से मैं अपने प्रोफेशन में थी, पर मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि कोई ना कोई जरिया ऐसा होना चाहिए कि इन बच्चों के अलावा, इन्हीं ने कल को यूथ बनना है, इन्होंने सोसाइटी पूरी संभालनी है, सब कुछ है, तो शायद मैं कहीं ना कहीं कुछ कर सकती हूँ, ये मुझे लगता था। पर हर एक इंसान में चाहत होती है कि वो कुछ ना कुछ करे, सोसाइटी के लिए करे, पर रास्ता नहीं मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं जिस दिन यश से मिली और इनकी सारी ये बातें सुनी, मैंने सोचा एक इंसान अगर इतनी सारी चीजें कर सकता है तो मैं इतनी कैपेबल हूँ कि थोड़ा सा योगदान इसमें दे सकती हूँ। तो इस तरह मुझे लगा कि मैं ये काम कर सकती हूँ, तो मैंने इसको ज्वाइन करना जरूर। अच्छा, एक और सवाल मेरा कि हम पढ़ाई की बात करते, एक प्रैक्टिकल नॉलेज होना, एक किताबी ज्ञान होना, तो अभी आप लोगों को क्या लगता है जो सोसाइटी में स्कूल के माहौल है या स्टडी लेवल चल रहा है, उसमें भी कितनी हद तक और प्रैक्टिकल नॉलेज देना जरूरी है अबाउट क्लीननेस, अबाउट स्टडी, अबाउट मैनरिज्म? आप जब एजुकेशन की बात करेंगे तो मेरा तो वो कहते हैं ना, अंदर से एक वो चीज जाग जाती है कि वाकई में बच्चों तक वो चीज नहीं जा रही। ठीक है, मेरे जैसा एक इंसान है, हर इंसान से मैं ये कहती हूँ कि अगर आप टीचिंग प्रोफेशन लें तो ये सोच के ना लें कि मैं ज्वाइन कर रही हूँ, मुझे सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक है, या मैं 7 से 2 बजे तक काम कर रही हूँ। नहीं, हमें वहां पर बच्चों को ये जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो वहीं से शुरू होती है। बिल्कुल सही बात। आप बच्चे को 3 साल के बच्चे को स्कूल छोड़ देते हैं, उसे टेबल मैनर नहीं पता होता, उसको पता नहीं होता बैठना कैसे, उसे ये नहीं पता होता मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख, ईसाई, जो भी ये होता क्या है, हाँ, ये भी नहीं बिल्कुल। पता। आपको मैं कई फैमिलीज, जॉइंट फैमिलीज ऐसे बता दूंगी जिसमें वो दादी को भी माँ कहते हैं। बिल्कुल, मदर, तो वो जो ग्रैंड मदर का कॉन्सेप्ट होता है वो बच्चा फिर बाहर आकर सीखता है कि ये मेरी दादी है, ये मेरे दादू हैं, जब तक कजिन्स नहीं पता होता, मतलब रिश्तों की पहचान नहीं, तो कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन आजकल की जो एजुकेशन है, मुझे लगता है पेरेंट्स को भी बोलूंगी कि वो प्लीज स्टडीज को नहीं, उनकी हर चीज पे ध्यान दे। ठीक है, बड़ी चीज होती है यंग एज में नशे में चले जाना, बहुत चीजें जो उन्हें कम इनिशियल एज में, मॉरल वैल्यूज जो बिल्कुल नहीं, वो उसके लिए करिए काम। एक टीचर को, वो मेंटोर होता है, उसको सिर्फ बच्चे को पढ़ाना नहीं है, किताबी नॉलेज से, आपने भी इतना पढ़ा है, बिल्कुल सही है, किताबी नॉलेज कहाँ किस हद तक काम आती है उसका एक दायरा है, लेकिन उसके बाद जो आप सिखाते हैं बच्चे को, वो मैं भी एज अ स्टूडेंट, जो मेरी टीचर ने मुझे सिखाया था, शायद मुझे याद है कि वो कई बातें ऐसी होती थी कि मतलब वो जो क्लास में आती थी, हमें इन्वॉल्व करने के लिए 5 मिनट जो स्पेंड करती थी हमारे साथ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे को सिर्फ आकर बोर्ड भर के उसकी सिलेबस कंप्लीट करना ये एक टास्क नहीं होना चाहिए। उसको आप ग्रूम कीजिए, जितने प्यार से अच्छे से करेंगे तो मुझे लगता है जो यूथ कल को आएगा वो तो बहुत ही शानदार होगा। तो हो रहा है कई जगह, ये नहीं कहूंगी, बहुत टीचर्स ऐसे होते हैं जो वो माँ भी होती है बच्चे की, वो टीचर भी होती है, वो उसको सारी चीजें सिखाती है कि हाँ, लेकिन 6 घंटे ही बच्चा हमारे पास होता है, तो मैं उस 6 घंटों को बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ। मुझे लगता है उन 6 घंटों में उनके साथ आप उन्हें बिगाड़ भी सकते हैं, संभाल भी सकते हैं, संवार भी सकते हैं। तो एजुकेशन फील्ड का तो बहुत ज्यादा है। मेरा भी ये मानना है कि जो एजुकेशन सिस्टम हम लोगों ने रिसीव किया, सो बॉर्न एंड बॉट अप इनटू अ गुड फैमिली, अ मिडिल क्लास फैमिली, बट कॉन्वेंट स्कूल एजुकेशन मिला तो मिला, पर जो मैं एक शिफ्ट ऑफ मैनरलेसइज्म इन स्टूडेंट अब देख रहा हूँ, हमारे टाइम में पता नहीं ये नहीं था, क्योंकि मेरे पिताजी जो वो क्योंकि एक अफसर आदमी है और वो चाहते हैं कि भैया मेरा तो औलाद ऐसी बनेगी, तो वो तो खुद स्कूल पधारते थे, तो वो हमेशा यही कहते थे कि तुम मारो उसको। हमारे अंदर पेरेंट्स का एक डर एक रेस्पेक्ट था गुरु के लिए। तो आज भी अगर मैं अपने पुराने किसी टीचर को देख लूं तो मेरे उनके चरण ही दिखते हैं। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने मारा मुझे, उन्होंने मेरे साथ सब तरह की जलीके करी, लेकिन कहीं ना कहीं आज मुझे ये जो मानसिकता मिली, मेरे घर वालों की मिली, मेरे टीचर से ही मिली। तो आज का बच्चा, क्योंकि उसको इतना एक्टिव कर दिया आपने, या लेट्स से सोशल मीडिया ने इतना इन्वॉल्व कर दिया है या ओवर पावर कर दिया है कि गुरु और शिष्य के बीच का सलीका खत्म हो गया। बिल्कुल सही बात। इज्जत खत्म हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स, मेरे को ऐसा लगता है कि थोपे जा रहे हैं ज्यादा। नहीं, एक चीज जो मैंने ये है कि जो भी पैटर्न आता है
उसमें आजकल ये इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि बच्चे बहुत मतलब हमारे टाइम में जो नहीं था कि बच्चों को आप ऐसे डील कीजिए, पैम्पर्ड कीजिए, ठीक है। अगर हम बच्चे को पैम्पर्ड करेंगे, सही गलत भी माँ समझाती है, ये नहीं करो ये करो। हम एक छोटा बच्चा यहाँ है और वो जाकर किसी स्विच बोर्ड में उंगली डालेगा, हम उसे डालने देंगे? नहीं डालना। वो जिद करेगा, फिर भी क्या हम डालने देंगे? नहीं डालने देंगे। जब हम उस वक्त थोड़े से सेल्फिश होकर, हार्ड होकर उसको पीछे खींचते हैं या उसको डांट सकते हैं, तो हम टीचर को क्यों नहीं कह सकते? बिल्कुल, टीचर क्यों नहीं कर सकता? वो चीज तो टीचर भी कर सकता है ना। अब 6 घंटा बच्चा मेरे पास है और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी ये हैबिट अच्छी नहीं है, तो मैं अगर प्यार करने का हक रखती हूँ तो डांटने का भी हक रखती हूँ, ठीक है। मार पिटाई आजकल के टाइम में तो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि पेरेंट्स से ही बच्चे इतने पैम्पर्ड हैं और वो थोड़ा सा है, हर फैमिली में 1 या 2 ही इस आजकल बच्चे होते हैं, तो वो उनको बहुत ज्यादा वैसे रखा जाता है। बट मुझे लगता है कि टीचर्स को ये समझना चाहिए कि मैं बच्चे के लिए वो करूं जो मैं अपने बच्चे के लिए करना चाहती हूँ। बिल्कुल सही, ठीक है। और पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि अगर मैं 6 घंटे भरोसा करके अपने बच्चे को स्कूल भेज रही हूँ, तो प्लीज टीचर को उतना राइट दीजिए कि वो 6 घंटे उसे माँ की तरह समझाए भी, पढ़ाए भी और सारी दुनियादारी समझाए। मेरा तो मानना। बाकी तो ये है कि मोस्टली ये होता है कि आप फीस भर रहे हैं, बच्चा 10th में परसेंटेज ला रहा है, 11th में, और बाहर निकल के क्रिमिनल बन रहा है, हाँ कुछ नहीं, और क्रिमिनल बन जाए कोई हाईली एजुकेटेड बंदा, तो वो तो कोई नहीं चाहेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं तो ये जो एजुकेशन फील्ड है, ये पेरेंट्स को और टीचर्स को साथ में लाकर एक बच्चे को बिल्ड करना है। सिर्फ ये पेरेंट्स कहते हैं कि टीचर ने 6 घंटे मेरे बच्चे को कुछ नहीं किया, या टीचर्स ये कहते हैं कि घर पे इस तरीके का माहौल है इसलिए उसको ऐसा होता, नहीं होता। ये दोनों जब मिलेंगे तब जाके एक बच्चा बिल्ड होगा। तो ये मिलके रहे, और मैं तो चाहती हूँ कि ये एक वो दोनों में कंपैटिबिलिटी रहे, जहाँ टीचर्स को बुरा कई बार समझ लेते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, उनके लिए राइट्स कम कर दिए हैं कि आप बच्चों को पैम्पर नहीं कर सकते, डरा नहीं सकते। पॉक्सो के बाद से ये हो गया है, और पॉक्सो का जो रूल्स है वो बेसिक थोड़ा सा मुझे एज एन इंडिविजुअल नहीं समझ आया कि बच्चा अगर और ये कहीं ये सही भी है, कहीं ये गलत भी है। हर चीज का एक अपना मैं और मोक्ष होता है, लेकिन बांधना या ऐसा करना कि भाई कुछ नहीं करे, आप बच्चों को डांटे भी ना, ये ना करें। हाँ, बच्चों को आप बहुत मासूमियत से भी समझा सकते हैं, पर या तो मेरे घर में ऐसा हुआ है कि भाई हम वो छोटे ठीकरे थे जो बजाने के बाद ही समझे। हाँ, नहीं, स्ट्रिक्टनेस तो कहीं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। प्लस पेरेंट्स का आजकल जो शिफ्ट ऑफ ध्यान है, क्योंकि कल की जो माँ थी, आज की जो माँ है, आज की माँ एम्पावर्ड है, बिल्कुल सही, लेडी पिलर है कि उनको देखकर आदमी भी कहता है यार इस औरत की जैसा अगर मैंने बन लिया तो मेरी जिंदगी बन गई। ये बहुत खूबसूरत बात है, पर कहीं इसके अंदर मातृत्व तो नहीं होता जा रहा है। बिल्कुल सही। कहीं बच्चा रो रहा है तो उसके हाथ में आप उसको खिलाने घुमाने के बजाय आप उसके हाथ में फोन पकड़ा दे रहे हैं, उस फोन में वो अनसेंसर्ड कंटेंट देख रहा है। तो जिस सोशल मीडिया के अंदर आज की डेट में ड्रग्स को एंटरटेनमेंट दिखाया जा रहा है, क्या वो बच्चा 3 साल 4 साल 5 साल की उम्र में नहीं सीख पा रहा? तो ये भी एक गलत है। प्रो है तो कौन भी है उसके साथ साथ। आपकी सोच बहुत अच्छी है। अब मैं चाहती हूँ यशराज, आप जोधपुर की यूथ को कोई मैसेज दीजिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपने समाज, अपनी सोसाइटी, अपने देश के बारे में कुछ सोचे। थैंक यू। मैं वैसे मैसेज देने वाला नहीं होता, लेकिन जो मेरे मन की भावना मैं वापस व्यतीत कर सकता हूँ आपके सामने कि आज का जो यूथ है उससे मेरी एक ही अपील रहेगी कि अपने बीच में वो अपनत्व की भावना लाएं, क्योंकि हम जिस शहर से आते हैं, खाली जोधपुर ही नहीं, राजस्थान के अंदर मनवार का या जो अपनत्व का भावना है, या जोधपुर जैसे कहलाता है अपनत्व का शहर जोधपुर, तो उस अपनत्व की भावना को हम मेंटेन रखते हुए, अगर कल को किसी को भगवती नहीं करेगी, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसको आपकी मदद की जरूरत हो तो आप उसकी रुक के मदद करें। ये ना सोचे कि सरकारी प्रणाली आपकी मदद करेगी, नहीं करेगी। आप एक बार अपना कर्तव्य जरूर करें। इसी विषय में हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट और चला रखा है, प्रोजेक्ट भोलू। भोलू के अंदर हम लोग हमारे आसपास जो इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जानवर हो गए, कुत्ते हो गए, गाय हो गई, छिपकली हो गई, सांप हो गए, तो इनके लिए क्या होता है, क्योंकि अभी गर्मियां आ रही हैं, तो हमने इस प्रोजेक्ट भोलू के अंदर पानी की कुंडियां रखाने का कॉन्सेप्ट रखा है। अगर आप इतिहास से वास्ता लेते हैं तो शहर के हर घर के बाहर पानी की पत्थर की एक कुंडी रखी जाती थी। तो ये अपनत्व की भावना का वो परिकाष्ठा थी कि आदमी को जानवरों के प्रति भी एक प्रेम था। घर की बची हुई रोटियां बाहर रखी जाती ताकि जानवर जीन सके, क्योंकि अध्यात्म से जुड़ाव तो है ही उस चीज का, लेकिन उसकी प्रैक्टिकलिटी भी ये है कि आप ओवरऑल इकोलॉजिकल सिस्टम समझा रहे। जानवरों की जो स्थिति मैं देखता हूं, जिसके कई बार तो मुझे नींद नहीं आती, कि मैं थोड़ा सा डॉग लवर या एनिमल लवर आप कह सकते हैं, क्योंकि मेरे घर में जो बच्चा है वो बेचारा देख नहीं सकता, तो मैंने उसका जो नाम है भोलू, उसी से प्रोजेक्ट भोलू की सोच आई कि उसने, क्योंकि मेरे को जानवर के प्रति प्रेम उसने सिखाया, मैंने नहीं सीखा।
जी। उससे पहले क्या पता था भी नहीं मेरे मन में जानवरों के लिए प्रेम। तो उसको रख के हम लोग जोधपुर में 15 लोकेशन तैयार कर रहे हैं। वहां पर अगर कोई दान देना चाहता है तो पैसा ना दान करें। पहली बात तो हर जगह हर चीज का सोल्यूशन पैसा नहीं होता है। बिल्कुल सही बात। अगर आपको देना है उन 15 लोकेशन पर आप डॉग फूड, एनिमल फूड डोनेट कर सकते हैं, आप एनिमल मेडिसिन डोनेट कर सकते हैं, आप एनिमल इंजेक्शन डोनेट कर सकते हैं, प्लास्टर के जो पैकेजेस आते हैं वो डोनेट कर सकते हैं। फिर उनको अलग अलग संस्थाओं के बीच में बांट के, जैसे एक प्रयास करके जोधपुर के हैं, जानवरों के बहुत करते हैं वो लड़के, निक नाम है, वो कल ही मुलाकात हुई तो नाम मेरे को थोड़ा सा उतना याद नहीं। उस आदमी की इतनी खूबसूरत बात लगी कि मैं अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का धंधा चलाता हूं, पर मेरे को कॉल आ जाता है तो मैं काम छोड़ के चला जाता हूं। तो इसे कहते हैं प्रेम, अंधा प्रेम। तो उनको जो जिन चीजों की जरूरत पड़े, क्या पता उन दवाइयों से, उन इंजेक्शन से वो पर्पज सॉल्व हो जाए, क्या पता वो जो अपना कमा रहे हो तो थोड़ा घर पे लगा के अपने बच्चों को और अच्छा शिक्षित कर सके, तो उनकी मदद करना। और एक ऐसा कल्चर बनाना चाहिए। यूथ से मेरी अपील है कि एक तो अपना ईगो कम करें। आज का यूथ पता नहीं क्यों ईगोइस्टिक है, बहुत ज्यादा। छोटी छोटी चीजों पे जो हर्ट हो जाते हैं, हर्ट तो छोटा वर्ड हो गया, छोटी छोटी आक्रोशित हो जाते हैं। मतलब ये क्यों कह दिया गया, ये क्यों कर दिया गया? ना सुनने की आदत नहीं है। तो ईगो कम करें, थोड़ा सेंसिटिविटी बढ़ाएं, थोड़ा कोऑपरेट करें एक दूसरे को, कोलैबोरेशन में काम करें। बिल्कुल सही बात। मेरी संस्था उसकी संस्था कंपटीशन ना करके काम करें। और कहीं पर कुछ गलत होता दिखे उसको बर्दाश्त ना करें, आवाज उठाएं। क्योंकि महात्मा गांधी ने ये तो हमें समझाया था कि कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उसे एक हद तक सहन करो, पर उन्होंने ये भी समझाया था कि ज्यादा गलत सहन करने वाला भी गलत होता है। बिल्कुल सही बात। तो जब महात्मा को सुनते हो तो एक तरफ ना सुनो, पूरी किताब को पढ़ो। हर मनुष्य गलत नहीं था, उसका अपना एक रोल था इतिहास के अंदर और आने वाले कल के अंदर। अगर आप वो इतिहास का या आने वाले कल का हिस्सा हो तो अपनी स्थिति को ऐसा मजबूत बनाओ कि आप एग्जाम्पल बोलो, डिस्ग्रेस नहीं। तो बस यही है, एट द एंड ऑफ द मॉरल वही है कि अच्छा काम करो, चाहे संस्था से जुड़ो चाहे नहीं जुड़ो। छोटा सा काम जानवर को खाना खिलाने से लेते भी धर्मादा है, और बड़ा काम किसी को जीवन देना भी धर्मादा है। बहुत अच्छी बात है। अगर कोई आपकी एनजीओ से जुड़ना चाहे तो हमारे कोई भी सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाके मैसेज डाल सकता है। हमारे कोई भी वॉलंटियर उनको अप्रोच कर लेंगे। उसके अंदर मेरा शहर फाउंडेशन आप फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं, और कम से कम एक लाइक मिले तो थोड़ा सा एक मोटिवेशन जरूर मिलता है। तो देखा आपने, खास मुलाकात में आज हमने आपको यूथ से मिलाया और एक ऐसे विदेशी मेहमान से मिलाया जो हमारे देश में रहकर हमारे देश के लिए काम कर रहा है। इससे बड़ी मिसाल क्या होगी जब पराया देश का व्यक्ति आपके देश में आके आपके लिए कुछ सोच सकता है। तो आप तो इस देश में रहने वाले हैं, इस देश के रहवासी हैं, आपके अंदर भी वो देशभक्ति और समाज के लिए कुछ सोचने की जहमत होनी चाहिए। शीतल, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। यशराज सर, थैंक यू सो मच। कैरन, थैंक यू सो मच, यू केम हियर। और हमें भी बहुत अच्छा लगा। अगली खास मुलाकात में एक बार फिर आएंगे। आज की इस मुलाकात में इस एनजीओ के साथ हमें बहुत अच्छा लगा। अगली खास मुलाकात में एक बार फिर आपसे मुखातिब होंगे नए विषय और कुछ नए मेहमानों के साथ। आप दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।